बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम। लेसन नंबर 34 आज करेंगे हम हाउ टू अवॉइड कॉमन राइटिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि राइटिंग में जो आम प्रॉब्लम्स आते हैं उनको कैसे अवॉइड किया जाता है। आउटलाइंस एक बार आप इनको गो थ्रू कर दीजिएगा। हम राइटर्स ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। राइटर्स ब्लॉक इज़ व्हाट वी कॉल द एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग स्टक वाइल राइटिंग। गेटिंग स्टक यानी कि राइटर ब्लॉक ये है कि लिखते लिखते हम बहुत ज़्यादा फेड अप हो जाते हैं, स्टक आउट हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। उसको कहते हैं कि लिखते लिखते भी ना बिल्कुल फेड अप जिसको कहते हैं हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं। इसको कहते हैं राइटर्स ब्लॉक। मतलब राइटर को आगे पता नहीं चल रहा होता आगे क्या लिखना है, एक ब्लॉक सा लग जाता है, उसको समझ नहीं आ रही होती। Although results are the same, there are many factors of writer's block. राइटर्स ब्लॉक के ढेर सारे फैक्टर हैं। कौन कौन से? लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस, यानी कि उसके पास इंफॉर्मेशन ख़त्म हो गई है लिखते लिखते, अब ज़ाहिर है स्टक हो जाएगा राइटर। लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस, उसका पर्पस वेल डिफाइंड नहीं है। पुअर नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस का नॉलेज कम है इतना कि उसे समझ नहीं आ रही वो क्या गाइड करे, उन्हें क्या बताए। एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंट एक्सेट्रा। ठीक है, ये राइटर्स ब्लॉक के फैक्टर हैं। राइटर्स ब्लॉक क्लियर हो गया ना आपको कि लिखते लिखते गेटिंग स्टक जो हो जाता है राइटर, उसको कहते हैं राइटर्स ब्लॉक। नेक्स्ट, अब इसको एक एक पर्पस को थॉरोली डिस्क्राइब किया गया। देखते हैं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। It is the result of poor research that you will have to stop writing and collect more information. If you find yourself doing this often, you might correctly guess that you have a problem in defining your communication purpose. ठीक है कि आप लिखते लिखते इसलिए रुक जाते हैं, राइटर्स ब्लॉक आ जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है और फिर मज़ीद इन्फॉर्मेशन उसको सर्च करना पड़ती है। या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है, कम्युनिकेशन के गैप को वो कवर अप करने के लिए वो ब्लॉक एक आता है तो फिर उसको वो फिल अप करता है। Second, a lack of well-defined purpose. A poorly defined purpose of your communication will inevitably make writing more difficult. जब आपका पर्पज़ ही नहीं है डिफाइन कि आप किस लिए लिख रहे हैं, तो ये तो राइटिंग को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देता है। एंड मे ब्लॉक इट ऑल टुगेदर। ठीक है, या डिफ़िकल्ट बन जाती है राइटिंग या उसको ब्लॉक कर देता है, राइटर्स ब्लॉक आ जाता है। मीन्स टू से समटाइम्स यू विल एक्सपीरियंस दिस एज अ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। किस तरह होता है ये? लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से। ऑफन यू विल नोटिस इट सिंस पैराग्राफ सेक्शन और इंटायर रिपोर्ट्स और पेपर्स शिफ्ट टॉपिक इन द मिडल और एनी केस ऑफ पुअरली डिफाइंड पर्पज, द सोल्यूशन इज द सेम। ठीक है, सोल्यूशन सेम है। ये क्या? डेवलप 3 पार्ट पर्पस स्टेटमेंट फॉर द कम्युनिकेशन। 3 पार्ट पर्पस स्टेटमेंट हमने पीछे पढ़ा था, 3 पार्ट इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट। अब इधर वो 3 पार्ट पर्पस स्टेटमेंट का कह रहा है। एंड डेवलप एन आउटलाइन ऑफ टॉपिक सेंटेंस बेस्ड ऑन द पर्पस स्टेटमेंट। अपने पर्पस को पहले से आप कंप्लीटली डिफाइन कर लें, टॉपिक सेंटेंस एक स्टेटमेंट बना लें ताकि आपका पर्पस लैक ऑफ पर्पस की वजह से या वेल डिफाइंड पर्पस ना होने की वजह से आपका राइटर्स ब्लॉक ना आए। Poorly analyzed audience analysis that is performed poorly or not at all can be source of writer's block. कि ऑडियंस के एनालिसिस पुअर हो या हो ही ना, उनका इंटरेस्ट ही ना हो, ये भी राइटर्स ब्लॉक की एक वजह है। एट सम टाइम्स यू फाइंड योर सेल्फ स्टार्टिंग एट द वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन वंडरिंग हु इज़ गोइंग टू रीड योर रिपोर्ट एंड वट ऑन द अर्थ दे वांट फ्रॉम इट। कि बाज़ औक़ात क्या होता है, आपको अपनी जो आपको अपनी मतलब जो आप पेश कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, डिस्प्ले जो कर रहे हैं, आपको अपनी परफॉर्मेंस एक वीडियो स्क्रीन पे डिस्प्ले स्क्रीन पे स्टार्ट करना पड़ती है। वंडरिंग वट इज़ हु इज़ गोइंग टू रीड योर रिपोर्ट। फिर हैरान होते हैं कि आपकी रिपोर्ट कौन पढ़ेगा। एंड वट ऑन अर्थ दे वांट फ्रॉम इट, यानी कि जो आपके ऑडियंस हैं वो आप में इंटरेस्टेड नहीं होते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ये भी वजह है राइटर्स ब्लॉक की। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज एज अ राइटर ऑफ कॉमन इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ राइटर्स ब्लॉक। डेफिनेटली जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस जब नहीं होगा, तो ये भी राइटर ब्लॉक की एक बड़ी वजह है। एंड इट इज़ यूजली सेल्फ फुलफिलिंग, यानी कि ये खुद से आपने फुलफिल करना है, सेल्फ फुलफिलिंग इसमें होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाले इशू में। इफ़ यू डू नॉट थिंक यू कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली यू विल नॉट बी एबल टू राइट। ठीक है, अगर आपका ख्याल है कि आप अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपना पर्पस बयान नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन स्किल्स आप में नहीं है, तो आप अच्छे से लिख भी नहीं पाएंगे। योर सिस्टमैटिक अप्रोचेस ऑफ राइटिंग प्रॉब्लम्स एंड द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, कि राइटिंग प्रॉब्लम्स की तरफ आपकी सिस्टमैटिक अप्रोच जो है वो इस प्रॉब्लम का इशू। आप अपनी अप्रोच अच्छी करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस ग्रो हो और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से राइटर्स ब्लॉक ना हो पाए। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स आर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एडिटिंग फेज। कब आती हैं ये वाली प्रॉब्लम्स? ऑर्गेनाइजेशन की एडिटिंग फेज में आती हैं, राइटिंग फेज में नहीं आती हैं, एडिटिंग फेज में आते हैं। ये बात याद रखनी है। Finding and fixing these problems is what makes editing important. If they are not fixed, readers experience these organizational problems and complete breakdowns in communication. कहना कि इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करना पड़ता है और अगर इनको फिक्स ना किया जाए तो क्या होगा, टोटली ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा रीडर के साथ आपका। ठीक है, यानी कि आप रीडर के साथ अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है पंक्चुएशन प्रॉब्लम्स। Accurate punctuations does not ensure accurate communication, but accurate communication is tremendously enhanced by accurate punctuation.
कि आपकी एक्यूरेट कम्युनिकेशन होगी तो आप एक्यूरेटली पंक्चुएट कर पाएंगे। तो एक्यूरेट पंक्चुएशन के लिए भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। Take the following punctuation test first without looking at the correct version which follows to see how well you know pronunciation. The test focuses on the most common punctuation problems in technical writing. ये incorrect है और फिर ये correct है। पहले इसको आपने हाइड करके ना जो incorrect है correct है, आपने सिर्फ incorrect सबसे पहले देखना है कि इसमें आपकी क्या, आप इसमें से देखते हैं हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं जो गलतियां हैं या नहीं कर सकते। टेक्स्ट है एक पंक्चुएशन का। Professor Bashir wrote The Future of Artificial Intelligence. He has become well known as a result. अच्छा, The Future of Artificial Intelligence, ये किसी चीज़ का नाम है ना कि प्रोफेसर बशीर ने लिखा द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने लिखी यानी कि उसकी राइटिंग है, जो बुक है, पब्लिशिंग है, वट एवर जो भी है, पब्लिश किया कुछ, उसने आर्टिकल लिखा, कॉलम लिखा है, उसका नाम है द फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये उस चीज़ का नाम, किसी चीज़ का नाम आ जाए, मतलब कोई स्पेसिफाइड बुक का नाम आए या इस तरह, उसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं, ये तो पता है। उसके बाद रोड के बाद भी कॉमर्स आना चाहिए था। द प्रोफेसर बशीर रोड द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ही हैज़ बिकम वेल नोन एज अ रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे भी लैक ऑफ कॉमर्स है, यानी कि इसमें कॉमर्स की मिस्टेक है। आगे देखते हैं हम, सही वाला जो करेक्ट है नीचे वो देख के हम सही क्लियर करते हैं। देखें करेक्ट, प्रोफेसर बशीर रोड, अब रोड के बाद इन्वर्टेड कामास आ रहे हैं ना, द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको इन्वर्टेड कामा नजर आ गया। आगे फिर दोबारा फिर कॉलन या सेमी कॉलन जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, ही हैज़ बिकम वेल नोन एज अ रिजल्ट, फुल स्टॉप और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स। इसमें भी टोटल में भी इन्वर्टेड कॉमर्स डालें, इसको भी इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुई है। ये हो गया पंक्चुएशन। ठीक है, ये आई थिंक 101 का एक लेक्चर है पंक्चुएशन पे थॉरोली, उसको आप ले लीजिएगा, वरना ये पंक्चुएशन आपने करनी है। इनको कहते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, नहीं आई थिंक वो दूसरे होते हैं, ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स, मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन मार्क, ये सारे के सारे ये पंक्चुएशन में आप इसको करेंगे थॉरोली, तो तब आपको आएगा कि कहाँ कॉमा आएगा, कहाँ सेमी कॉलन, कहाँ क्वेश्चन मार्क, वट एवर। ठीक है, तब पंक्चुएशन आपकी करेक्ट हो पाएगी। मतलब ये पंक्चुएशन भी करेक्ट ना होना एक राइटर्स ब्लॉक की वजह है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। राइटर ब्लॉक्स तो नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम में आता है, लैक ऑफ या पुअर आप कह लें, एक्यूरेट ना होना आपकी पंक्चुएशन का, पुअरली पंक्चुएशन या नॉट एक्यूरेट पंक्चुएशन, इनएक्यूरेट पंक्चुएशन, वट एवर। नेक्स्ट इज रीडेबिलिटी प्रॉब्लम्स। Readability is a buzzword with which most of us are familiar. Much has been said about it, and there are numerous formulas which suppose test it. Readability is the likelihood that a project audience will be able to read and comprehend a piece of documentation. Read करते हैं पढ़ने को, readability कहते हैं पढ़ने की जो बारे में जो प्रॉब्लम्स होती हैं। वो कह रहा है ये एक आम प्रॉब्लम है। इसका ये मतलब है कि आपने इस तरह लिखा है कि आपके रीडर जो है उसको रीड नहीं कर पा रहे, कंप्रीहेंड ही नहीं कर पा रहे, ग्रैस्प भी नहीं कर पा रहे आपके पॉइंट को, आपके मेन आइडिया को, ये भी इशू है। आगे गनीग्स फोग इंडेक्स, दिस इज अ सिंपल फार्मूला एम्ड एट लोकेटिंग द ऑडियंस ऑन अ ग्रेट स्केल विच इज सपोज्डली बेस्ड ऑन देयर रीडिंग एबिलिटीज़। क्या करें, ऑडियंस को एक ग्रेड स्केल पे आप लोकेट करें जहाँ पे उनकी रीडिंग एबिलिटी को आप, जहाँ पे उनकी रीडिंग एबिलिटी बेस करती हो, यानी कि जो उनकी रीडिंग एबिलिटी है उनके मुताबिक, ऑडियंस के मुताबिक आप लिखें। इसमें आगे फर्दर पॉइंट्स देखें। सिलेक्ट अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट विच इज अप्रॉक्सीमेटली 100 वर्ड्स लॉन्ग टू द नियरेस्ट पीरियड। इंट्रोडक्शन, लेट्स एंड कंक्लूजन यूजली एग्जिबिट स्लाइटली डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्निक्स विच विल स्क्यू द एक्यूरेसी ऑफ दिस टेस्ट। क्या करें, 100 वर्ड्स, तकरीबन 100 वर्ड्स लॉन्ग एक टेक्स्ट सेलेक्ट करें, उसके बाद इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, सारा कुछ उसमें एग्जिबिट करें कि ये इसका इंट्रोडक्शन है, ये कंक्लूजन है। मतलब जो एक टेक्स्ट में होता है, आपको पता है प्रॉपर्ली जो सारी चीज़ें होती हैं, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडी और वट एवर, जो भी आपके रीडर्स को कंप्रीहेंड करने के लिए, ग्रैस्प करने के लिए रिक्वायर है, वो आप इस टेस्ट में ऐड करें। नेक्स्ट है काउंट द नंबर ऑफ सेंटेंस इन द सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया 100 वर्ड्स होंगे ना, उसके आपने नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर लेने हैं। ठीक है, मतलब एक टेक्स्ट करने जा रहे हैं किसके लिए, ताकि रीडर्स की जो एबिलिटी है, रीडिंग एबिलिटी है, उनको आप ग्रैस्पेबल, कंप्रीहेंडेबल बना सकें, कि रीडर अंडरस्टैंड कर सके आपके टेक्स्ट को। क्या करें, 100 वर्ड्स लॉन्ग टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया, उसमें आपने एग्जिबिट कर लिया इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी, एवरीथिंग। फिर आपने उसमें सेंटेंस काउंट आउट करने हैं कि उसमें कितने सेंटेंस हैं। फिर क्या करना है, डिटरमिन द एवरेज लेंथ ऑफ सेंटेंस बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ वर्ड्स इन द टेक्स्ट बाय द नंबर ऑफ सेंटेंसेस। कि एवरेज लेंथ डिटरमिन करें, कैसे भला, डिवाइडिंग द नंबर ऑफ वर्ड्स। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं टेक्स्ट में, 100 अगर आपने लिए हैं तो 100 को डिवाइड करना है बाय द नंबर ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जितने नंबर हैं उससे उसको डिवाइड कर लें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को। ओके,
काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स विच हैव 3 और मोर सिलेबल्स। सिलेबल्स आपको काउंट करने आते हैं, आपको पता है सिलेबल्स क्या होते हैं, 101 में हमने पढ़ा इनको डिटेल से। But do not count words which are capitalized, words which have 3 syllables, because prefixes or suffixes have been added, or words which are combination of 1 or 2 syllables words। आपने क्या करना है, काउंट करना है वर्ड्स को विच हैव 3 और मोर सिलेबस, सिर्फ उनको काउंट करना है, बाकियों को काउंट नहीं करना, ठीक है। सुफिक्स प्रीफिक्सेस वालों को काउंट नहीं करना। एट द नंबर फॉर द एवरेज सेंटेंस लेंथ और टू द 3 नंबर ऑफ 3 सिलेबल्स वर्ड इन द टेक्स्ट। क्या करें, एवरेज सेंटेंस लेंथ इनको डिवाइड करके, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को एक सेंटेंस के वर्ड से डिवाइड करके हमारी एवरेज सेंटेंस लेंथ आई है ना, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने कर लेना है, उसको क्या ऐड कर देना है, किस में ऐड कर देना है, नंबर ऑफ वर्ड्स में। ये सिलेबस के जितने नंबर आए हैं 3 सिलेबल्स वर्ड इन द टेक्स्ट, उसमें ऐड कर दें। मल्टीप्लाई दिस सम बाय 0.04। अब जो आपका आंसर आया उसको 0.05 से मल्टीप्लाई करें। द रिजल्ट इज द फोग इंडेक्स। तो रिजल्ट क्या है, फोग इंडेक्स है। ये एक इंडेक्स है, यानी कि रीडेबिलिटी इनहेंस करने के लिए एक टेस्ट दिया गया है, गनिंग्स फोग इंडेक्स। ये आपको सारा मैंने समझा दिया, इसको आपने कर लेना है। अब जो आपका रिजल्ट है वो फोग इंडेक्स है। इफ यू प्लेस इट ऑन द स्केल ऑफ 1 to 20 यू विल बी एबल टू हैव द अप्रोक्सीमेट रीडिंग लेवल रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। ठीक है, आपने अगर अपने टेक्स्ट का रीडिंग लेवल अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह आपका अपने टेक्स्ट का, अपनी राइटिंग का, आपने ये फोग इंडेक्स टेक्स्ट उस पर अप्लाई करना है। 100 वर्ड्स का टेक्स्ट उसमें से चूज़ कर लें। उसके बाद आप क्या करें, सेंटेंस को काउंट कर लें। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को, सेंटेंस का एक एवरेज सेंटेंस में जितने नंबर ऑफ वर्ड हैं उससे डिवाइड करें। फिर सिलेबल्स काउंट करें, फिर उसको ऐड कर दें। एवरेज सेंटेंस लेंथ को सिलेबल्स में 0.04 से मल्टीप्लाई कर दें सम को, और जो आपका रिजल्ट है वो फोग इंडेक्स है। ठीक है, हो सकता है आपको कोई पेपर में देख के, वैसे आता तो नहीं है मोस्टली ये, लेकिन आ भी सकता है, आपको कोई पैराग्राफ दे के इसका फोग इंडेक्स आप कैलकुलेट करें, तो आपने फोग इंडेक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले से, ये आप सारा याद कर लेना है। पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ओके। और फिर वो कह रहा है आंसर आपका 1 से 20 के दरमियान आएगा। अगर आपका 1 है तो इसका मतलब आपकी रीडेबिलिटी, जो आपकी रीडेबिलिटी है, आपके फोग इंडेक्स का आंसर बता रहा है कि कम है। अगर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, मतलब जितना बड़ा आंसर होता जाएगा इतनी रीडेबिलिटी आपके टेक्स्ट की इन्हांस होती जाएगी। सिंपल है ये फोग इंडेक्स टेक्स्ट। ठीक है, next is writing style problems. Style is a result of sentence structure. Although you might not think so, sentence structure is simple and easy to understand. There are 4 basic types of sentences. 4 बेसिक टाइप हैं। वो कह रहा है सेंटेंस स्ट्रक्चर, बेशक आप ऐसा सोचते हैं लेकिन फिर भी इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, वट जो वो कह रहा है बेशक इसको सिंपल आप सोचते हैं लेकिन फिर भी इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। अच्छा, 4 बेसिक टाइप्स उसने बताई हैं सेंटेंसेस की। सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। द प्रोग्रामर क्विट्स, प्रोग्रामर सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, फाइल है। क्विट्स, ठीक है, आगे ये वर्ब है कि वो क्विट कर गया, छोड़ गया, चला गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस, जिसमें तीनों चीज़ें होंगी, सब्जेक्ट भी, वर्ब भी और ऑब्जेक्ट भी। द प्रोग्रामर किक्ड द टर्मिनल, प्रोग्रामर सब्जेक्ट है, किक्ड आपका वर्ब है, और द टर्मिनल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये किक्ड उसने मार्क आउट नहीं किया हुआ लेकिन ये वर्ब है। सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देखें, प्रोग्रामर फेल्ट सिक। अब ये प्रोग्रामर हमारे पास सब्जेक्ट है, फेल्ट क्या है, लिंकिंग वर्ब है। फेल्ट क्या कर रहा है, लिंकिंग वर्ब है, यानी कि ये लिंक कर रहा है किसको, इसको इसके साथ। कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को, आपको पता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना, हर सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट। मतलब मैं ओवरऑल जनरली बता रही हूँ आपको, इसके अलावा सब्जेक्ट काम करने वाला और बाकी सारा जो सेंटेंस है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, ऐसे ही है ना जनरली। तो इधर वो कह रहा है सब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट। अब ये सब्जेक्ट है प्रोग्रामर, और ये इसको कह रहा है लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। ये लिंकिंग वर्ब है और ये सिक ओनली कॉम्प्लीमेंट हो गया। फेल्ट लिंकिंग वर्ब, सिक कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रोग्रामर गेव द इंजीनियर आ हेडिक। अब प्रोग्रामर ने इंजीनियर को हेडिक दी हुई है, यानी कि उसके लिए मसला बनाया हुआ है। अब देखें ना, वर्ब इसमें ऑब्जेक्ट 2 हैं। इंजीनियर भी ऑब्जेक्ट है, जिस पे काम हो वो ऑब्जेक्ट होता है ना, जो आपका आगे हो। मतलब सब्जेक्ट फाइल, काम करने वाला, वर्ब होता है जो काम हो रहा हो, मतलब जो परफॉर्म हो रहा है एक्शन, वो वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम किया जाए। अब इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, हेडिक भी और इंजीनियर भी। अब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, हेडिक वो दे रहा है ना, डायरेक्टली काम कर रहा है हेडिक पे, ये ऑब्जेक्ट है, और ये द इंजीनियर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हेडिक, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और द प्रोग्रामर आपके पास है सब्जेक्ट। आप इन चारों को तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन आगे इसके अलावा भी और भी ढेर सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनते हैं यहाँ, क्योंकि ये 4 दिए गए, आप इन चारों पे फोकस करें। क्लियर होंगे चारों। आगे हाउ टू एडिट योर वर्क। अब वर्क की एडिशन के बारे में हम आ गए हैं एडिटिंग की तरफ।
This lecture will present some ways that can helpful for writers for assessing the quality of their work and the work of others. Good writing editing divides the task of improving a document into limited number of areas, which are organizational logic, mechanical development of the topic, writer style, quality of the manuscript. ये चारों चीज़ें आपने एडिटिंग में ऑब्जर्व करनी है. ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक देखें क्या होता है. The work should have the organizational logic. Organizational logic can be achieved by arranging the events chronologically or spatially. ये chronologically, spatially ये हमने ऑर्डर पीछे पढ़े हुए हैं, इसको मैं अब दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है. इस तरीके से अरेंज करने को कहते हैं. आपने ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर दी है, अरेंज करके. इवेंट्स को अरेंज करना इस तरीके से, या chronologically या spatially अरेंज करें. Second one is mechanical development of the topic. Look to see if there is a transitional between paragraphs, even between sentences. Transition is the what links the ideas together. वो कह रहा आप देखें आपके पैराग्राफ में सेंटेंसेस में ट्रांजिशन है. ट्रांजिशन होता क्या है? जो आइडियाज़ को एक दूसरे से जोड़ता है. ट्रांजिशनल वर्ड हमने पढ़े हुए हैं पीछे. ओके, ट्रांजिशन कैन बी अकम्प्लिश्ड इन 3 ways. 3 तरीक़ों से अकम्प्लिश किया जाता है ट्रांजिशनल को. वो 3 तरीके देखें कौन कौन से हैं. The writer might repeat an important word in 2 adjoining paragraph. क्या करता है राइटर? एक इम्पॉर्टेंट वर्ड को 2 एडजॉइनिंग पैराग्राफ में या सेंटेंसेस में वो लिखता है, रिपीट करता है, यूज़ करता है. स्ट्रक्चर कैन अकम्प्लिश ट्रांजिशन. एंड थर्ड वन इज ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश लिंक्स बिटवीन आइडियाज इन एन ऑब्वियस वे सच एज फाइनली. कह रहे ट्रांजिशनल वर्ड्स आपको देखें, जितने आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं उनको लिखें और एडिटिंग में दूसरे के सारे रिमूव कर दें. और ट्रांजिशनल वर्ड्स को अकम्प्लिश करने के ये 3 ways हैं. इन 3 ways से आप जज करें ट्रांजिशनल वर्ड्स को अपने टेक्स्ट में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग. ओके, इनको आप तीनों वेज को याद भी कर लेना आपने. Next is writer's style. If you wish to sell an idea or product, then the style must be persuasive. अगर आप कोई आइडिया या स्टाइल या कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो आपका स्टाइल प्रोसेसिव होना चाहिए. मतलब परसू करना है आपने, उभारना है, उकसाना है अपने रीडर को. If you wish to convey information only such as any report to superior, then the style should appear too passively objective. ठीक है, अगर तो आपने कुछ सेल आउट करना है तो आपका स्टाइल प्रोसेसिव होना चाहिए. अदरवाइज़ अगर आप इन्फॉर्म करने के घर से लिख रहे हैं, आपका पर्पस टू इन्फॉर्म है, टू कन्वे है, टू इन्फॉर्म है, टू कन्वे इन्फॉर्मेशन है, तो आपका स्टाइल कैसा होगा? पैसिवली ऑब्जेक्टिव. क्लियर है? बस इसमें 2 बातें हैं, इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है. कि जब इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है कैसा स्टाइल होगा, और जब आपने प्रोडक्ट सेल आउट करना है तो कैसा स्टाइल होना चाहिए. Last one is quality of manuscript. The last thing a writer needs to examine when editing a document is the quality of the manuscript. A manuscript should be visually attractive. This means that it should have proper order, that is there should be obvious division and subdivision. अच्छा, पहले तो समझे मैन्यूस्क्रिप्ट होता क्या है. जिसको हम हेडिंग्स नहीं कहते, पीछे जिसको हम रिपोर्ट्स में सुपर स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं उसको ही मैन्यूस्क्रिप्ट आप कहते हैं, ठीक है. जो मोटी मोटी हेडिंग्स होती हैं, फिर सब हेडिंग्स होती हैं, इसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं. कह रहा है एडिटिंग में आपने ये याद रखना है, मैन्यूस्क्रिप्ट आपका विजुअली अट्रैक्टिव हो, देखने में अच्छा लगे, अट्रैक्ट करे आपके ऑडियंस को, आपके रीडर को. अच्छे से डिवीजन और सब डिवीजन यानी कि हेडिंग सब हेडिंग्स ठीक से बनी हो. मैन्यूस्क्रिप्ट शुड इनवाइट रीडरशिप. Have you ever seen a report or paper which had writing crowded out to the edges of the paper from top to bottom and to side? कह रहा है कभी आपने ऐसा पेपर देखा है जो ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से बाएं तक सारा भरा हुआ हो, लिखा ही लिखा उस पर हो, ना कोई हेडिंग, ना प्रॉपर से कोई लाइन छोड़ी हुई हो, ना स्पेस, ना कुछ हो, सिर्फ वर्ड्स ही वर्ड्स हो. कभी ऐसा देखा है? सच अ मैन्यूस्क्रिप्ट लुक्स हार्ड टू रीड. ऐसा मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं हार्ड टू रीड. पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल है. डेफिनेटली उसको टोटली इग्नोर कर देगा आपका रीडर, आपकी ऑडियंस. The type should be clear in a manuscript and the production should not be sloppy. A report or paper must be sufficiently detailed. Only the writers know how much detail is sufficient. There should be enough detail through to satisfy the project readers' need for information. कह रहे हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट ऐसा हो कि आपने हर हेडिंग है या आपकी सब हेडिंग है उस पर अपने प्रॉपरली सफिशेंट डिटेल दी हो. आगे बता रहा है कि सफिशेंट डिटेल कितनी होती है ये सिर्फ राइटर जानता है. राइटर को पता है कि सफिशेंट, व्हाट इज सफिशेंट डिटेल अबाउट. ओके, इफ़ द राइटर हैज़ पेड अटेंशन टू लॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, द डॉक्यूमेंट विल बी डिटेल्ड एंड एज शॉर्ट एज इट हैज़ टू बी. आफ्टर दिस द डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूफ रीड.
क्या करें, एडिटिंग हो गई आपकी, चारों चीज़ें हमने माइंड में रख के एडिटिंग कर ली, उसके बाद प्रूफ रीडिंग करें डॉक्यूमेंट की, विच शुड नॉट बी कंफ्यूज विद एडिटिंग। ठीक है, प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग को कंफ्यूज नहीं करना, पहले एडिटिंग होती है, इट इज़ एन अदर थिंग, एंड प्रूफ रीडिंग आफ्टर एडिटिंग इट इज़ टोटली एन अदर थिंग फ्रॉम एडिटिंग। प्रूफ रीडिंग इज अ क्विक चेकिंग फॉर एरर्स वाइल एडिटिंग रिक्वायर्स बीइंग जजमेंटल। ठीक है, कि एडिटिंग में आपको जजमेंटल होना पड़ता है, जबकि प्रूफ रीडिंग में क्विक चेकिंग फॉर एरर्स, आप क्विकली एरर्स चेक करते हैं अपने जो टेक्स्ट है या अपने राइटिंग में। ओके, दिस इज़ फॉर दिस लेक्चर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।